ओके, चलिए दोस्तों, हम बिल्कुल लाइव हो चुके हैं। तो एक बार जल्दी से जल्दी सभी के सभी बच्चे लाइव आ जाइए। देन फिर दोस्तों आज की अपनी कक्षा को, आज की अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं। तो इसलिए दोस्तों, इस बीपीएससी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम, चाहे वो प्राथमिक स्तर वाला हो, चाहे माध्यमिक स्तर वाला हो, चाहे उच्च माध्यमिक स्तर वाला हो, जिसमें आपका जीके जीएस वाला पोर्शन पूछा जाएगा, जिस किसका जीके जीएस का पोर्शन जो पूछा जाएगा, उसमें जो है हम ज्योग्राफी पढ़ते हुए चल रहे थे। क्या पढ़ते हुए चल रहे थे? ज्योग्राफी पढ़ते हुए चल रहे थे, जिसमें दोस्तों मैंने आप लोगों को बोला था कि हम जो है इसको एससीईआरटी प्लस में एनसीईआरटी, इन दोनों को कंबाइन करते हुए पढ़ते हुए चलेंगे। पहले हम थियोटिकल वाले पोर्शन को पढ़ेंगे, देन उसका एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि किस प्रकार के एग्जाम में पोर्शन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों हम जो है चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी का पूरा खत्म कर चुके थे। अब बात करेंगे हम चैप्टर नंबर 2 के बारे में। चैप्टर नंबर 2 की बात करी जाए तो क्या है चैप्टर का नेम? तो चैप्टर का नाम है पृथ्वी एवं उसकी गतियां, यानी कि पृथ्वी पर कैसी कैसी किस किस प्रकार की गतियां होती हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, तो एक बार जल्दी से जल्दी सभी के सभी बच्चे आ जाइए, फिर देन दोस्तों आज की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए फटाफट आइए। एक बार मुझे बताइए कि मैं आप लोगों को प्रॉपरली सुनाई हुआ दिखाई दे रहा हूं कि नहीं, फिर क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, बिल्कुल भाई, सभी बच्चों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को बोला था कि एससीईआरटी बुक्स को फुल क्या करो, आप फॉलो करो, इजीली आप लोगों का एग्जाम अच्छी तरीके से जाएगा। जिसमें मैंने आपको बोला था कि कक्षा छठी से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो कक्षा छठी से हमने लोगों ने शुरुआत करी थी ज्योग्राफी की बुक से। जिसकी बात करी जाए तो ये उसके क्या है, टॉपिक्स है। ये क्या है, उसके टॉपिक्स है। जिसमें हमने पहला टॉपिक जो था हमारा सौरमंडल, उम्मीद करता हूं मैंने पढ़ाया था, 2 लेक्चर में कंप्लीट हो गया था, आप लोगों ने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो वीडियोस रखी होंगी, आप जरूर उसको देख लीजिएगा। ठीक है, आज हम इसके चैप्टर नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। पृथ्वी एवं उनकी गतियों के बारे में बात करेंगे कि कैसे पृथ्वी की गति के कारण दिन और रात होते हैं, और कैसे किस गति के कारण पृथ्वी पर जो मौसम होता है उसमें परिवर्तन आता है। जहां से जितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं यहां से, उन सभी के सभी पोर्शनों को हम समझने का, सीखने का, समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए। तो सभी के सभी बच्चे अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, आज की डेट डाल लीजिए और लिख लीजिए क्लास 6 का जो हमारी दुनिया यानी कि ज्योग्राफी की जो बुक है एससीईआरटी का, उसका चैप्टर नंबर 2 पृथ्वी एवं उनकी गतियां। अब देखो दोस्तों, पृथ्वी और उनकी गतियां, ये जो पूरी की पूरी बुक दी गई है ना, उस बुक में जो है एक बच्चे जो है वो अपने टीचर से, और जो टीचर है वो अपने बच्चों से कुछ सवाल जवाब कर रहे थे। वहीं पर ये पूरा का पूरा चैप्टर इर्द गिर्द चल रहा है। तो उनमें से हम पॉइंट निकालेंगे आपके एग्जाम में से कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे कि देखो, पहला लिख रखा है पृथ्वी का घूमना। आप सही बच्चों को पता है कि पृथ्वी हो या इसके अन्य 7 ग्रह जो और हैं वो हो, वो जो है सूरज की ओर चक्कर लगाते हैं। सूरज किसी का चक्कर नहीं लगाता है, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी और अन्य ग्रह जो है वो सूरज की ओर चक्कर लगाते हैं। किस आकार में चक्कर लगाते हैं? तो कई बच्चे जो है एग्जाम में लिखा रहता है ऑप्शन में कि पृथ्वी जो है सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो किस आकार में चक्कर लगाती है? तो ध्यान रखिएगा बच्चे, ऑप्शन में वहां लिखा रहता है गोल आकार में, तो बच्चा गोल आकार में आंसर लगाकर आ जाता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, गोल आकार में नहीं होगा, वहां पर 2 ऑप्शन होंगे। क्या होंगे? 2 ऑप्शन होंगे। कौन से 2 ऑप्शन है? देखिए, या तो आपका लिखा होगा किस आकार में, किस आकार में घूमती है सूरज के चारों ओर? तो ध्यान रखिएगा, या तो आपके ऑप्शन में लिखा होगा, क्या लिखा होगा? अंडाकार। क्या लिखा होगा? या तो लिखा होगा अंडाकार, या फिर लिखा होगा दीर्घ वृत्ताकार। कहने का मतलब है जैसे हमारा अंडा शेप होता है ना, उस अनुसार ऐसे 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 चक्कर लगाता, गोल में चक्कर नहीं लगाता। तो पृथ्वी जो है वो सूरज की ओर, किसकी ओर? सूरज की ओर चक्कर लगाती है। किस आकार में? या तो अंडाकार में या फिर दीर्घवृत्ताकार में। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, ये हल्का सा रिपीट कर दिया है इसमें मैंने। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, यहां पर क्या लिख रखा है? लिख रखा है कि पृथ्वी भी घूमती है। बिल्कुल दोस्तों, ध्यान रखिएगा, पृथ्वी अपने स्थान पर भी घूमती है, और ऐसे घूमते घूमते सूरज की ओर भी चक्कर लगाती है। तो कोई सा भी ग्रह हो वो अपने अक्ष पर भी घूमता है और सूरज के चारों ओर चक्कर भी लगाता है। तो इन्हीं प्रकार के 2 प्रकार की गतियां होती है, एक घूर्णन होती है और एक आपका परिभ्रमक होता है या परिभ्रमण होता है, जिसको आप रोटेशन एंड रिवैल्यूएशन भी कहते हो। दोनों के बारे में अभी हम बात करेंगे।
तो पृथ्वी भी घूमती है और इसके जिस हिस्से पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है वह हिस्सा हमें क्या दिखाई पड़ता है, तो वहां पर दिन दिखाई पड़ता है। और वहां जहां प्रकाश नहीं पड़ता है वहां जो दिखाई देता है हमें क्या पड़ता है, तो वहां रात दिखाई पड़ती है। तो यहां से क्या पता क्वेश्चन पता चला दोस्तों, यहां से यह पता चला कि जब सूरज की रोशनी पृथ्वी पर आती है जो कि 8 मिनट 10 सेकंड में पहुंच जाती है, तो सूरज की रोशनी जब पृथ्वी पर आती है तो पृथ्वी के एक भाग पर हिस्से पर रोशनी पड़ती है। तो जिस हिस्से पर रोशनी पड़ती है वहां दिन दिखाई देता है और उसके विपरीत वाले भाग में जहां पर रोशनी नहीं पड़ती है वहां पर रात दिखाई देती है। ठीक है, इसीलिए इसलिए बोला है कि पृथ्वी को इस तरह का एक चक्कर पूरी करने में या फिर पूरा करने में कितने घंटे का समय लगता है, तो 24 घंटे का समय लगता है। जैसे कि आप लोग देखते हो हमारा एक दिन कितने घंटे का होता है, 24 घंटे का। 24 घंटे में ही आप लोग दिन देख लेते हो और 24 घंटे में ही आप लोग रात देख लेते हो। तो इसलिए पृथ्वी जो होती है वो अपने अक्ष के ऊपर यानी कि खड़े अपने स्थान के ऊपर जो एक चक्कर लगाने में समय लेती है वो कितने लेती है, 24 घंटे लेती है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने में कितने समय लेती है, तो 24 घंटे का समय लेती है। और इसी प्रकार की जो गति होती है उसको क्या कहते हैं, घूर्णन गति या फिर दैनिक गति कहते हैं। इसको इंग्लिश में किसी बच्चे ने लिखना हो तो लिख लीजिएगा, इसे हम रोटेशन या फिर डेली मोशन कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में किसी बच्चे ने लिखना हो तो लिख लीजिएगा कि जो पृथ्वी अपने स्थान पर अपने अक्ष पर घूम रही होती है उसको हम क्या कहते हैं, घूर्णन गति या फिर दैनिक गति कहते हैं या फिर रोटेशन या फिर दैनिक डेली मोशन कहते हैं। इस कारण की वजह से ही, इसी कारण की वजह से ही पृथ्वी पर क्या होता है, दिन और रात होता है। तो डायरेक्टली आपके क्वेश्चन यहीं से यही पूछा जाएगा कि किस गति के कारण या किस घूर्णन के कारण या किस कारण हमारी पृथ्वी के ऊपर दिन और रात होते हैं। तो ये जो घूर्णन गति है या फिर ये जो दैनिक गति है या फिर जो रोटेशन है या जो डेली मोशन है, इस कारण की वजह से ही हमारी पृथ्वी पर क्या होता है, दिन और रात होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा पृथ्वी पर दो प्रकार की गति होती है, एक गति से दिन और रात होती है और एक गति से हमारे यहाँ ऋतु परिवर्तन होता है, ठंड गर्मी वसंत बरसात ये देखने को मिलता है। तो दिन और रात किसके कारण देखने को मिलता है, तो घूर्णन गति यानी कि रोटेशन के कारण देखने को मिलता है। पहला बिंदु यहां तक सभी बच्चे समझ गए, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, डे नाइट जो होता है वो इस गति की वजह से होता है। वेदर चेंज जो होगा वो परिभ्रमक या परिभ्रमण या फिर रिवैल्यूएशन जो गति होती है, स्पीड होती है, उसके कारण होती है। उसके ऊपर हम आगे चलेंगे, अभी यहां तक इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एक रोटेशन पूरा चक्कर लगाने में कितने घंटे लगते हैं, तो 24 घंटे का समय लगता है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे चलें दोस्तों, तो दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल, नीचे वाला हिस्सा क्या, साउथ पोल, ध्यान रखिएगा एग्जाम में पूछा जाएगा इस चीज के बारे में तो आपको पता होना चाहिए। मैंने आपसे बोला क्या, दक्षिणी ध्रुव को ग्लोब पर, मैं भी क्या बोल रहा हूं, दक्षिणी ध्रुव को ग्लोब पर दिखाते हुए बताया किसने, एक बच्ची ने बताया कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो रेखा होती है वो क्या होती है, काल्पनिक रेखा होती है। क्या होती है, काल्पनिक रेखा यानी कि इमेजिनरी लाइन होती है। हमारी पृथ्वी पर चाहे वो अक्षांश हो चाहे वो देशांतर हो, चाहे वो लैटिट्यूड हो चाहे लॉन्गिट्यूड हो, किसी भी प्रकार की रेखा नहीं खींची हुई है। वो सारी की सारी रेखाएं जो खींची हुई है काल्पनिक रूप में खींची हुई है ताकि हम जगहों के बारे में जानकारी ले सके और स्थानों के बारे में गणन कर सके। तो जितनी भी रेखाएं खींची हुई है वो सारी की सारी क्या है, काल्पनिक रेखा है, इमेजिनरी लाइन है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो दक्षिणी ध्रुव को उत्तरी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, तो अक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, एक्सिस कहा जाता है। एग्जाम में पूछ लिया जाएगा तो आपको इस चीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको है ना एक फिगर बनाकर दिखाता हूं, समझाता हूं ताकि आप लोग समझ सको। मान लो ये छोटा सा क्या है, हमारा ग्लोब है, ये छोटा सा बना रहा हूं, इसी पर आप समझ जाइएगा। ठीक है, फिगर के द्वारा आप लोग ज्यादा बेटर समझ पाओगे इसलिए फिगर के द्वारा समझ लीजिए। ठीक है, ठीक, चलिए ये मान लीजिए क्या अपना ग्लोब है। और कई बच्चे पिछली बार कह रहे थे कि सर कृपया करके ना थोड़ा जल्दी जल्दी करवा दीजिए क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है। तो भाई यार समझाने में पहली बात तो टाइम तो लगेगा यार, कितना जल्दी मैं करवा दूंगा, आप ये बात सोचिए।
ये थोड़ी है कि बस ये आया और ये रट्टू तोते की तरह पढ़ाया और निकल गया, नहीं, ऐसा मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। कई बच्चे कह रहे थे पिछली क्लास में सर जल्दी जल्दी करवा दीजिए, तो इसलिए भाई मैं ऐसा नहीं करवा पाऊंगा, समझाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, वक्त लगता है, ठीक है। अगर आपको जल्दी जल्दी करना है तो कृपया करके आप जब भी मैं पढ़ाता हूं उसको रिकॉर्डेड वीडियो में देख लीजिएगा, और स्पीड को, यूट्यूब की स्पीड को जो है वो थोड़ा सा क्या कर लीजिएगा, बढ़ा लीजिएगा, ठीक है, तब आपको चीजें स्पीड में आएंगी। और बाकी एग्जाम अभी नजदीक नहीं है, टेंशन मत लो, एग्जाम की जल्दी ही डेट आपको देखिएगा चेंज मिलेगी, ठीक है। मानो ये पृथ्वी है अपनी, मानो क्या है ही, ये क्या है, पृथ्वी है। तो पृथ्वी में ध्यान रखिएगा दोस्तों, नीचे की तरफ होता है, यहां पर नीचे की तरफ होता है साउथ पोल, यानी कि दक्षिणी ध्रुव, और यहां पर होता है नॉर्थ पोल, ऊपर चोटी वाला हिस्सा क्या होता है, नॉर्थ पोल। ध्यान रखिएगा, साउथ पोल और नॉर्थ पोल की बात करी गई है, और इन्हीं दोनों को जोड़ने के लिए, इन्हीं दोनों को जोड़ने के लिए इसी लाइन को, ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ रही है, इसी दोनों को जोड़ने के लिए इसको क्या कहा जाता है, इसको या तो आप इंग्लिश में एक्सिस बोल लो या फिर हिंदी में अक्ष बोल लो। तो डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है दोस्तों एक्सिस यानी कि अक्ष। और ये जो लाइन है वो असलियत में ग्लोब के ऊपर नहीं खिंची हुई है, वो काल्पनिक रूप में खिंची हुई है, क्या है, काल्पनिक रूप में खिंची हुई है, ठीक है, पूछ लिया जाएगा एग्जाम में, तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। आगे पढ़ोगे, देखो क्या लिखा है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, जैसे पृथ्वी है यहाँ खड़े खड़े घूम रही है अपने अक्ष पर, क्या कर रही है, घूम रही है, लेकिन पृथ्वी पर ग्लोब की तरह, ध्यान रखिएगा, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो कोई रेखा या छड़ी या फिर कुछ भी बोल सकते हो, ये क्या होती है, यह एक काल्पनिक होती है, रियल में ये नहीं खिंची हुई है, ये बस हम अपने आप को जानकारी लेने के लिए, जगहों के बारे में बताने के लिए हम इसको ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों, इमेजिनरी लाइन है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के रूप में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी पृथ्वी का एक छोटा रूप, लघु रूप जो है वो है हमारा ग्लोब। तो ग्लोब क्या है, काल्पनिक है हमारी पृथ्वी का, या फिर वास्तविक है, या फिर अपना ऐसे ही बना दिया गया है। तो ग्लोब जो जो दोस्तों ग्लोब है ना, वो हमारी पृथ्वी का वास्तविक एक छोटा प्ररूप है, कोई ये नकली नहीं है ग्लोब कि ऐसे ही बना दिया, कुछ भी नहीं, हमारी पृथ्वी वैसी ही है, उसका वास्तविक एक छोटा रूप है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। इसके ऊपर जितनी भी रेखाएं खिंची हुई हैं, जैसे कि इक्वेटर हो गया यानी कि भूमध्य रेखा हो गया, कर्क रेखा हो गई, मकर रेखा हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, या आर्टिक सर्कल हो गया, अंटार्कटिक सर्कल हो गया, कुछ भी हो गया, वो सारी की सारी काल्पनिक रेखा है, रियल में कुछ भी नहीं खिंचा हुआ है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है सर अध्याय 1 का लिंक दे दो, अरे भाई प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देख लो यार। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलें तो ग्लोब को दिखाते हुए उन्होंने बताया कि ग्लोब पृथ्वी का नमूना है, और ये कैसा नमूना है, रियल नमूना है, वास्तविक नमूना है। ये जो मैंने पृथ्वी बनाई है ना, ये हमारा ग्लोब की तरह ही है, बस इसमें 2 डंडी एक लोहे का स्टैंड जोड़ दो बस, ठीक है। तो वो रियल है, उसका वास्तविक रूप है उसका, ठीक है। इसलिए ग्लोब जो होती है वो अपने अक्ष पर क्या है, सीधी नहीं खड़ी रहकर एक और झुकी हुई है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करती है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब जैसे कि देखो फॉर एग्जांपल के रूप में ये गोला जो है मानो पृथ्वी है, ये गोला क्या है, पृथ्वी है। जैसे कि मैं मानो यूं यूं सीधा हूं मैं, तो ये क्या है, मैं मान लो मैं पृथ्वी हूं, मैं सीधा खड़ा हूं, लेकिन हमारी पृथ्वी सीधी ना खड़ी होकर ऐसे है, हमारी पृथ्वी सीधी ना खड़े होकर ऐसे खड़ी है, क्या खड़ी है, ऐसे खड़ी है, मतलब हमारी पृथ्वी जो है वो झुकी हुई है, जैसे कि ये है। पृथ्वी को रियल में जो खड़ा होना चाहिए था वो ऐसे खड़ा होना चाहिए था, रियल में जो पृथ्वी को खड़ा होना चाहिए था वो ऐसे खड़ा होना चाहिए था, ऐसे यहां पर ऐसे सीध में, इस सीध में खड़े होना चाहिए था पृथ्वी को, बिल्कुल बैलेंस बनाकर रखती पृथ्वी, लेकिन ऐसे खड़े ना होकर हमारी पृथ्वी खड़ी कैसे है दोस्तों, तो वो ऐसे खड़ी है, थोड़ा सा तिरछा, ऐसे सीधा ना खड़ा होकर ऐसे खड़ी है हमारी पृथ्वी। तो कहने का मतलब क्या है, तो कहने का मतलब ये है कि हमारी पृथ्वी जो है दोस्तों वो 23.5 डिग्री एंगल से हिसाब से देखा जाए तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितने डिग्री, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि पृथ्वी अपने अक्ष से कितने डिग्री झुकी हुई है, तो ध्यान रखिएगा पृथ्वी जो है अपने अक्ष से, ये जो यहां से लेकर यहां तक है वो कितने डिग्री है, तो दोस्तों ये 23.5 डिग्री है। कितने, 23.5 डिग्री, ध्यान रखिएगा।
पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री टिल्ट है, झुकी हुई है, ठीक है। और वहीं पर ही दोस्तों ये जो है, अब देखो पृथ्वी जो है अपने अक्ष से सीधी खड़ी नहीं है, झुकी हुई है, तो जिस वजह से जो है ये अपने अक्ष से कोण बनाती है। क्या बनाती है? कोण बनाती है। तो ये देखो, ये वाला कोण देख रहे हो, ये वाला, ये क्या बना रही है? पृथ्वी कोण बना रही है। तो ये जो पृथ्वी अपने अक्ष से झुकी होने के कारण कोण बनाती है, तो कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो डायरेक्टली आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। बनाना चाहिए था 90 डिग्री का कोण, लेकिन बनाती कितने हैं? तो दोस्तों 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। क्या पूछती? बनाती है 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो पूछ लिया जाएगा आपके एग्जाम में, तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और पृथ्वी जो है अपने आधार से लंब से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो कितने डिग्री का कोण बना रही है दोस्तों? 66.5 डिग्री का। कितने डिग्री झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, तो आपको इस चीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक। आगे चलते हैं। आगे चले दोस्तों, तो देखो घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन एवं रात, अभी मैंने आपको बोला कि पृथ्वी पर जो दिन और रात होती है वो किसके कारण होती है? तो दोस्तों वो घूर्णन के कारण होती है। जो हमारी पृथ्वी है वो एक दिन में यानी कि 24 घंटे में अपने अक्ष के ऊपर एक चक्कर लगा लेती है, अपने अक्ष के ऊपर एक चक्कर लगा लेती है, सीधी सी बात है। तो जिसके कारण 12 घंटे के लिए आधी वाली पृथ्वी और 12 घंटे के लिए आधी वाली पृथ्वी सूरज के सामने रहती है। तो जिस वजह से पृथ्वी पर आधे हिस्से पर दिन होता है और आधे हिस्से पर रात। जैसे कि ये पृथ्वी है, आधा हिस्सा चमक रहा है, आधा हिस्सा क्या है? आपका अंधेरे में है। तो डायरेक्टली आपका यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पृथ्वी का वह वृत्त, पृथ्वी का अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, पृथ्वी का वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित या फिर बांटती है, तो उस रेखा या वृत्त को क्या कहा जाता है? तो देखो दोस्तों ध्यान रखिएगा, पृथ्वी की वह वृत्त या पृथ्वी की वह रेखा जो पृथ्वी को दिन और रात में बांटती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रदीप्य वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रदीप्ति। अरे यार यहां तो ये हो गया, मैं एक बार मिटा देता हूं, रुकिए। प्रदीप्ति वृत्त, ठीक है। तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? वह वृत्त जो पृथ्वी पर दिन और रात को बांटती है। मैंने क्या बोला? वह पृथ्वी जो दिन और रात को विभाजित करती है उसे हम क्या कहते हैं? तो प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश में पूछ लिया जाएगा तो आपको इंग्लिश में भी पता होना चाहिए, ठीक है। प्रदीप्ति वृत्त, जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये जो रेखा है ना, ये आधे हिस्से में दिन कर रही है और आधे हिस्से में रात कर रही है। तो ये वह वृत्त है जो कि पृथ्वी को क्या करती है? दो भाग में विभाजित करती है। एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे देखो, राजीव जो है उसने कहा कि, क्या पूछा? राजीव ने दोनों से पूछा, कुछ हो सकता है, कोई दो बच्चे हो सकते हैं, कि जरा सोचो अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा। चलिए जल्दी से मुझे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं कि अगर हमारी पृथ्वी जो है वो चक्कर ना काटे, अगर हमारी जो पृथ्वी है वो चक्कर ना काटे तो क्या होगा। अगर आपके एग्जाम में डेप्थ में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। जल्दी से बताइए, कौन सा बच्चा बताएगा? यहां पर उल्टी सीधी हरकतें मत ना करो, पढ़ लो, ठीक है। यहाँ तुम लाइव अपनी लाइफ सेट करने आए हो क्या अपना विवाह तैयार करने आए हो? यहाँ पर गजब हो तुम भाई, पढ़ लो आराम से, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि अगर पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे तो क्या होगा, तो देखो दोस्तों, जिस तरफ सूरज की किरणें पड़ेंगी पृथ्वी पर, उस तरफ हमेशा दिन ही दिन रहेगा और वहां पर क्या होगी? गर्मी खूब होगी। अगर अब पृथ्वी हमारी
क्या होगा, घूमना बंद कर दे तो जिस तरफ सूरज की रोशनी पड़ेगी उस तरफ दिन ही दिन होगा, वहां पर गर्मी खूब पड़ेगी। और इसके विपरीत दिशा में जिस तरफ सूरज की रोशनी नहीं पड़ेगी वहां पर क्या होगा, रात ही रात होगी, दिन होगा ही नहीं। और रात होने की वजह से वो वाला जो हिस्सा होगा ना वो क्या होगा, ठंडा होगा, बर्फीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बर्फीला हो जाएगा, रहने लायक नहीं बचेगा। ठीक है, तो ये जो है पृथ्वी के घूर्णन के कारण है। अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो ये समस्याएं देखने को मिल सकती है। ठीक है, हाँ, दिन और रात नहीं होगी और ठंडा और गर्म बहुत ज्यादा हो जाएगी, एक हिस्सा और एक हिस्सा नहीं। अगला है दोस्तों, क्या है, परिभ्रमक। देखो दोस्तों, इसको परिभ्रमण भी कहा जाता है, परिभ्रमक भी कहा जाता है, कोई भी लिखा हो कोई दिक्कत ना हो। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इसको रिवॉल्यूशन कहा जाता है। पूछ लिया जाएगा तो आपको पता होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, पहले पृथ्वी जो है अपने स्तर पर ऐसे ऐसे घूम रही थी, ऐसे ऐसे, तो ये अपने अक्ष पर घूम रही है, घूर्णन कर रही है, रोटेशन कर रही है। अब पृथ्वी ऐसे ऐसे घूमकर सूरज के चारों ओर भी चक्कर लगा रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रिवॉल्यूशन यानी कि परिभ्रमण कहते हैं। तो पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, तो आपको इस चीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए, इस चीज के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बारे में समझते हैं। देखो, राजीव ने शीला से पूछा कि परिभ्रमण गति क्या है। तो अभी मैंने आपको बोला दोस्तों, परिभ्रमण जो होता है उसे हम इंग्लिश में रिवॉल्यूशन कहते हैं। जब सूरज के चारों ओर पृथ्वी चक्कर काट रही होती है तो उसी को क्या कहते हैं, हम परिभ्रमण कहते हैं। और साथ ही साथ में अपने अक्ष पर घूमते हुए पृथ्वी जो है वो 365 दिन में धीरे धीरे खिसकते हुए क्या करती है, सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। जल्दी से मुझे बताइए, 365 दिन में लगाती है, फिर कम या ज्यादा में लगाती है, जल्दी से मुझे बताइए, कौन सा बच्चा बताएगा, फटाफट बताइए। जो सूरज होता है वो पृथ्वी के जो चारों ओर चक्कर लगाता है, सॉरी, पृथ्वी जो है जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है वो कितने दिन में लगाती है, 365 दिन में लगाती है या फिर इससे ज्यादा लगाती है, जल्दी से बताइए। राजेश के तिवारी कह रहा है, सर आपको क्या लगता है बीपीएससी एग्जाम जो 4 जुलाई को कोर्ट में केस दिया गया है उसमें स्टे लगेगा कि नहीं लगेगा। भाई देखो, जो कोर्ट में इस केस दिया गया है ना वो आप लोगों के लिए नहीं दिया गया है, पहले आप अपनी मानसिकता बदलो। वो नियोजित शिक्षक ने दिया, नियोजित शिक्षक कह रहे हैं बिना शर्तों से, जब हम पहले से गवर्नमेंट में टीचर लगे हुए हैं तो अब दोबारा ऐसा क्यों करा जा रहा है, तो उन्होंने केस किया है। अगर स्टे लगेगा भी तो नियोजित वाले पर लगेगा, नए भर्तियों वालों पर नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 365, 365, साथ ही साथ में एक चौथाई दिन में, कितने दिन में, एक चौथाई दिन में। एक चौथाई दिन का कहने का मतलब क्या है, तो एक चौथाई दिन का कहने का मतलब है 6 घंटे। क्या है, एक चौथाई दिन का कहने का मतलब क्या है, 6 घंटे। क्या है, 6 घंटे। अब यही छह छह घंटे जो है वो हर बार 4 साल तक जमा होते हैं। देखो, 6 घंटे, 6 घंटे, 6 घंटे और 6 घंटे, ये 4 साल तक जमा हुए और ये क्या हो गया, 24 घंटे हो गए। और 24 घंटे जो एक्स्ट्रा हो गए यही क्या बनता है, हमारा लीप ईयर बनता है। क्या बनता है हमारा, यही लीप ईयर बनता है। और कौन सा महीना बनता है दोस्तों, मंथ ऑफ फेब्रुवरी। फेब्रुवरी जो होता है यही हमारा क्या बनता है, 4 साल में, कितने साल में, 4 साल में एक बार ये 28 से 29 दिन का हो जाता है। फरवरी जो महीना है 4 साल में एक बार, ध्यान रखिएगा, 4 साल में एक बार 28 से 29 दिन का हो जाता है। इसी कारण की वजह से जो ये 6-6 घंटे बच रहे हैं हर 4 साल बचते हैं, तो 28 से वो बदलकर 29 दिन का हो जाता है। तो डायरेक्टली दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि लीप ईयर जो होता है वो कितने साल में आता है, तो हर 4 साल में एक बार आता है। कौन सा महीने का एक दिन बढ़ जाता है, तो फरवरी महीने का 28 से 29 दिन का हो जाता है। और जो हमारी पृथ्वी है एक सूरज के चक्कर लगाने में कितना समय लेती है, तो 365, एक चौथाई दिन या 365 दिन 6 घंटे का समय लेती है। एग्जाम में पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जाएंगे तो एक चक्कर पूरा कर लेती है, कितना, 365 डेज एंड 6 आवर। ठीक है, या फिर 1/4 डे, कुछ भी देखने को मिले वही वाली बात है। आगे बोला है कि पृथ्वी की इस वार्षिक गति को हम क्या कहते हैं, वही स्पीड या फिर मोशन, जो भी आपको बोलना है बोल सकते हो, परिभ्रमण गति कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि पृथ्वी है, देख सकते हो अपने अक्ष पर घूम रही है,
कैसे घूमती है पृथ्वी? तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो ध्यान रखिएगा, पृथ्वी जो है, पृथ्वी कैसे चक्कर लगाती है दोस्तों? तो पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। पूछ लिया जाएगा। तो पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर, हमारे जितने भी ग्रह हैं उनमें जो 6 ग्रह जो हैं वो चक्कर कैसे लगाते हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर। इसलिए हमें जो सूरज है वो पूर्व से पश्चिम की ओर दिखता है, उल्टा दिखता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वहीं पर ही दोस्तों देखो इसने क्या बोल रखा है कि उसी प्रकार जैसे ट्रेन के चलने के दौरान हमें आभास होता है कि हमारी ट्रेन जो है वो स्थिर है। देखा होगा दोस्तों आपने कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से ट्रेन में सफर करा होगा, करा है ना सभी बच्चों ने? तो जब भी आप ट्रेन में सफर करते हो तो दोस्तों आपने एक चीज नोटिस करी होगी। क्या नोटिस करी होगी? कि ट्रेन हमें ऐसा लगता है कि रुकी हुई है, अंदर से ट्रेन हमें ऐसा लगता है रुकी हुई है, और जो भी बाहर की वस्तुएं हैं वो पीछे की ओर जा रही होती है, मतलब विपरीत दिशा में जा रही होती है। तो उसी प्रकार पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए जो हमारा सूरज है वो हमें पूर्व से पश्चिम की ओर जाता हुआ प्रतीत होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारी पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व ना घूमकर पूर्व से पश्चिम घूमने लगेगी ना, तो हमारा जो सूरज है वो पश्चिम से निकलता हुआ दिखेगा। आपने एक कहावत सुनी होगी ना, मैं उस दिन से ये काम करना शुरू कर दूंगा जिस दिन सूरज पश्चिम से निकलेगा। तो वही वाली बात है, उसके लिए आपको पृथ्वी को घुमाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार जब सूरज जो है पूर्व से पश्चिम की ओर निकलता हुआ दिखता है, इसी सूर्य की इसी गति को हम क्या कहते हैं? आभासी गति कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? आभासी गति कहते हैं। इसी आभासी गति को, इसी आभासी गति को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? तो इंग्लिश में दोस्तों इसे कहते हैं क्या? वर्चुअल स्पीड। क्या कहते हैं? वर्चुअल स्पीड कहते हैं। ठीक है, तो ये जो सूरज जो दिखाई दे रहा है आपको पूरब से पश्चिम निकलता हुआ, तो ये सूरज की जो गति होती है वही क्या कहलाती है? आभासी गति, यानी कि वर्चुअल आपकी क्या कहलाती है? स्पीड कहलाती है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाएगा आपके एग्जाम में, तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए कि सूरज हमें पूरब से पश्चिम की ओर देखने को मिलता है, उसके पीछे जो ये स्पीड होती है वो कौन सी स्पीड होती है, कौन सी गति होती है, तो आपको इन चीजों के बारे में जानकारी होना चाहिए। ठीक, आगे चलते हैं। आगे चले तो दोस्तों अभी तक आप लोग केवल इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख रहे थे, ज्यादा तो कुछ नहीं पढ़ा आपने, हल्की हल्की चीजें पढ़ी है। चैप्टर शुरू होता है असली यहां से। ये क्या है दोस्तों? तो ये है दोस्तों पृथ्वी की चारों ओर सूरज की परिक्रमा, जिसे आप बोल सकते हो परिभ्रमण, जिसे आप कह सकते हो रिवोल्यूशन। इस कारण की वजह से ही जो पृथ्वी होती है सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है 365 दिन 6 घंटे में। जैसे ये देख सकते हो, पृथ्वी यहां से शुरू होती है और ऐसे सूरज की ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी ही क्या, बाकी सारे के सारे ग्रह ऐसे ही चक्कर लगाते हैं। तो ये जो चक्कर लगा रही है ना, इसी कारण की वजह से जो है हमारे किसके ऊपर, पृथ्वी के ऊपर ऋतु परिवर्तन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? ऋतु परिवर्तन देखने को मिलता है। तो देख पूछा जाएगा कि पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किस वजह से देखने को मिलता है? तो इसी परिक्रमा के कारण, इसी परिभ्रमण के कारण और इसी रिवोल्यूशन के कारण जो है हमारी पृथ्वी के ऊपर क्या देखने को मिलता है? हमारी पृथ्वी के ऊपर ऋतु परिवर्तन देखने को मिलता है। कभी गर्मी ज्यादा होती है तो कभी वसंत होता है, कभी बरसात होती है तो कभी ठंड ज्यादा होती है। ठीक है, वो इसी कारण की वजह से होता है। अब इसी को ही हमें समझना है और यहीं से आपके एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यही आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसी को हम डिटेल में पढ़ते हैं और इस चैप्टर के अंतर्गत वो बच्ची क्या कह रही है उसको समझते हुए चलते हैं, और सारी की सारी चीजें जो है इस मैप के ऊपर, इस फिगर के ऊपर मैं आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिए, राजीव जो बच्चा है वो हंसते हुए कहा उसने कि बिल्कुल ठीक, समझ रही हो। क्या बोला उसने? कि जब पृथ्वी सूरज की चारों ओर घूमती है तो एक बार इसका झुकाव सूरज की ओर या सूर्य की ओर होता है, और आधा परिक्रमा या आधी परिक्रमा करने के बाद तीसरी बार इसका जो झुकाव होता है वो सूर्य के विपरीत होता है। कहने का मतलब क्या है? तो कहने का मतलब ये है कि दूसरी और चौथी जो पोजीशन होती है, इसमें झुकाव जो होता है हमारी पृथ्वी का, इसका ना तो सूरज की ओर होता है और ना ही इसके विपरीत दिशा में होता है। अब कई बच्चे कहेंगे सर ये दूसरी और चौथी पोजीशन कौन सी है और पहली और तीसरी पोजीशन कौन सी है? आइए पहले ये जो स्थिति है ये समझ लीजिए, जो पोजीशन है ये समझ लीजिए। देखो ये वाली जो स्थिति है ना, ये वाली जो स्थिति है ये हमारी पहली स्थिति है, ये वाली स्थिति। अब ये वाली पहली स्थिति कब पड़ती है दोस्तों? तो ये स्थिति पड़ती है 21 जून को।
कब पड़ती है? 21 जून को। तो ये पृथ्वी की पहली क्या है? स्थिति है। कब पड़ती है? 21 जून को। धीरे धीरे सारी की सारी चीजें बताऊंगा कब कब कौन कौन सी पड़ती है और इसके दिन विशेषता क्या है। ठीक है, तो 21 जून को ये पहली स्थिति होती है। अब जब ये पहली स्थिति है तो इसके नीचे नीचे जाते रहो, ये दूसरी स्थिति होगी, ये दूसरी पोजीशन है। ठीक है, इसके विपरीत जाओगे तो ये तीसरी पोजीशन है। और इसके यहां से चौथी पे जाओगे तो ये चौथी है। तो यहां से आपको पता चल गया पृथ्वी की पोजीशन, ये क्या है? चौथी पोजीशन है। तो पहली पोजीशन 21 जून को लगती है, दूसरी पोजीशन जो लगती है वो 23 सितंबर को लगती है। कब लगती है? 23 सितंबर को। तीसरी पोजीशन 22 दिसंबर को लगती है। कब लगती है? 22 दिसंबर को। और आखिरी और चौथी पोजीशन जो लगती है वो 21 मार्च को लगती है। ठीक है, अब यहां पर देखो दोस्तों, इसने क्या बोल रखा था? इसने बोल रखा था इसके अंतर्गत कि जो पृथ्वी का झुकाव होता है ना, वो किस तरफ होता है? सूर्य की ओर होता है। कब? पहली बार में, यानी कि जो पहली बार होता है, यानी कि यहां पढ़ोगे तो बिल्कुल ठीक समझो, जब पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है तो एक बार इसका झुकाव सूरज की ओर होता है और आधी परिक्रमा करने के बाद तीसरी बार में इसका झुकाव जो होता है वो सूरज के विपरीत होता है। तो पहली बार में जो झुकाव हो रहा है वो कहां हो रहा है? इसका सूरज की ओर हो रहा है। जैसे कि ये देखो, इस फिगर में देखोगे तो इसका झुकाव कहां है? सूरज की ओर है। कहां है? सूरज की ओर है। तो इस स्थिति में इसका झुकाव कहां होता है दोस्तों? तो सूर्य की ओर होता है। सूर्य की ओर होता है, ध्यान रखिएगा। ये पहली स्थिति है। क्या है? पहली स्थिति है जिसका इसका झुकाव जो होता है वो सूरज की ओर होता है। किस ओर होता है? सूरज की ओर होता है। वहीं पर ही दोस्तों तीसरी स्थिति में, कहां पर? तीसरी स्थिति में, यानी कि यहां, इसमें क्या होता है? विपरीत दिशा में होता है। विपरीत दिशा में जैसे कि आप यहां पढ़ोगे तो यहां देखो, आधी परिक्रमा करने के बाद, आधी परिक्रमा कितने दिन में होती है? 6 महीने में होती है। ध्यान रखिएगा, कितने मंथ में होती है? 6 मंथ में। यानी कि पहली पोजीशन से तीसरी पोजीशन में से जाने में कितने वर्ष लगेंगे? 6 महीने लगेंगे। कितने महीने लगेंगे? 6 महीने लगेंगे। तो इस 6 महीने में जो सूरज की मतलब झुकाव होता है पृथ्वी का, वो किसकी ओर होता है? तो ध्यान रखिएगा, आधी परिक्रमा करने के बाद जो इसका झुकाव होता है वो सूरज के विपरीत होता है। विपरीत कहने का मतलब है कि पहले जो सूरज की ओर ये झुक रही थी, इस तरफ झुक रही थी, अब वो इस तरफ ना झुककर इस तरफ है। इसके क्या है? विपरीत है। क्या है? विपरीत है। अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा तो आपको इस चीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्या है? विपरीत है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सभी बच्चों को कि पृथ्वी की जो झुकाव होता है सूरज की ओर। जैसे कि आप ये देखोगे तो ये पूरा का पूरा पृथ्वी है। पृथ्वी में ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये वाली, आप साढ़े सभी बच्चों को पता होगा, ये 23.5 डिग्री पर खिंची होती है। कितने डिग्री पर? 23.5 डिग्री उत्तर की ओर खिंची होती है। ये क्या कहलाता है? हमारा कर्क रेखा कहलाता है। नीचे आओगे तो ये 0 डिग्री पर होती है। क्या कहलाता है? भूमध्य रेखा। और नीचे जाओगे तो ये भी 23.5 डिग्री पर खिंची रहती है, लेकिन ये क्या होती है? दक्षिण की ओर खिंची रहती है। इसको क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाता है दोस्तों आपका मकर रेखा। तो ये 3 रेखाएं खिंची हर तरफ। तो देख सकते हो दोस्तों, सूरज की जो किरणें पड़ रही है वो सीधी किसके ऊपर पड़ेगी? ये जो आपकी रेखा देख रहे हो, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसी के ऊपर सबसे ज्यादा सूरज की रोशनी पड़ती है इस समय। क्या पड़ती है? ये जो कर्क है, कर्क रेखा, ये जो कर्क रेखा है, इसके ऊपर सूरज की सबसे ज्यादा सूरज की रोशनी पड़ती है। देन थोड़ी बहुत इक्वेटर पर और थोड़ी बहुत आपकी मकर रेखा पर। इसलिए इसका झुकाव देख सकते हो दोस्तों, इस तरफ है, सूरज की तरफ है। और यहां पर जाओगे तो इस तरफ अभी भी झुकाव है, लेकिन सूरज के विपरीत दिशा में हो गया। इस तरफ होता है तो सूरज की दिशा में, ये सूरज के विपरीत दिशा में हो गया है। ठीक है, तो यहां से आपको पता चला कि सूरज की दिशा में, सूरज की ओर कौन सी दिशा, कौन सी स्थिति में झुका रहता है? सूरज के विपरीत कौन सी दिशा में झुका रहता है? वहीं पर ही ये दूसरी पोजीशन में और चौथी पोजीशन में, इसमें किसी में भी झुकाव नहीं होता है। कहने का मतलब है कि ना ही ये सूरज की ओर है और ना ही सूरज के विपरीत है, सामने खड़ा है, बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब पहली पोजीशन में होगा तब यहां पर जो दिन होगा ना भारत में, ध्यान रखिएगा, भारत में 14 घंटे का, 14 आवर का दिन होगा। और भारत में 14 घंटे का हो गया, तो बचा कितना? 10 घंटे। तो 10 घंटे की क्या होगी? रात होगी। क्या होगी? 10 घंटे की रात होगी। ध्यान रखिएगा, इस पोजीशन में सूरज की ओर झुके होने की वजह से, आप सभी बच्चों को पता, हमारा भारत जो है वो किस तरफ है? उत्तरी गोलार्ध में है।
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, यानी कि हमारी ये जो कर्क रेखा है, ये जो कर्क रेखा है ये भारत के बीचों बीच से गुजरती है। इसी वजह से जो भारत है दोस्तों इस कर्क रेखा पर टच करता है, भूमध्य उत्तरी भूमध्य रेखा पर है, मतलब उत्तरी गोलार्ध में है। तो इस वजह से इस समय जो सूरज की किरणें पड़ती है वो भारत पर पड़ती है बिल्कुल सीधी। क्या पड़ती है? बिल्कुल सीधी, जिस वजह से इस समय भारत के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी हो रही होती है। और यहाँ पर जो दिन होता है वो 14 घंटे का होता है, और रातें जो होती है भारत में वो कितने घंटे की होती है? 10 घंटे की होती है। कितने घंटे की? 10 घंटे की। इसी के जब विपरीत जाओगे दोस्तों तो सीधी सी बात है, आप सूरज की देखो, ये चली गई दोस्तों कर्क रेखा ऊपर, ये जो कर्क रेखा चली गई 22 दिसंबर को, ये कर्क रेखा चली गई ऊपर। अब सूरज की किरणें जो पड़ेंगी वो भूमध्य रेखा पर पड़ेगी सीधी, या फिर मकर रेखा पर पड़ेगी सीधी, क्योंकि ये कहां चली गई? विपरीत दिशा में चली गई। तो इस वजह से यहां पर भारत में कितने? 14 घंटे की रात होती है, और भारत में 10 घंटे का क्या होता है? दिन होता है। इसी वजह से, ठीक है, तो इसी वजह से देखने को मिलता है जब सूरज की किरणें भारत में सीधी पड़ रही होती है, तो इस वजह से दोस्तों यहां पर क्या होता है? भारत में गर्मी का मौसम होता है, ग्रीष्म ऋतु होता है, समर का मौसम होता है, और यहां पर विपरीत दिशा में सूरज की किरणें सही नहीं पड़ रही होती तो ठंड का मौसम होता है। तो डायरेक्टली पूछा जाएगा आपसे कि भारत के अंतर्गत गर्मी का मौसम कब होता है, तो पहली पोजीशन में, यानी कि 21 जून को होता है। कब होता है? 21 जून में। जून में सबसे ज्यादा भयंकर गर्मी पड़ती है भारत में, ठीक है, और सर्दी सबसे भयंकर गर्मी सर्दी होती है 22 दिसंबर को। धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ रहे होते हैं सर्दियां कम होती हो जाती है, ठीक है। तो एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि भारत में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो वो होता है 21 जून को। कब होता है दोस्तों? 21 जून को। और सबसे बड़ी रात कब होती है, तो वो होती है 22 दिसंबर को, ठीक है। तो अगली बार आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारत में सबसे बड़ा दिन कब होता है या भारत में सबसे बड़ी रात कब होती है, तब आपको पता होना चाहिए। ये दूसरी और चौथी पोजीशन में सूरज के ना ही विपरीत होता है और ना ही झुकाव और होता है, इसलिए इस समय जो होती है भारत में 12 घंटे की क्या हो रही होती है? रात होती है, और 12 ही घंटे की क्या होता है? दिन होता है। सेम ऊपर भी और नीचे भी, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। भारत में बोला है दोस्तों, मैं पूरे देश की बात नहीं कर रहा हूं, केवल भारत की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये झुकाव ना ही सूरज की ओर होता है ना ही सूरज के विपरीत होता है, इसलिए यहां पर दिन जो होता है भारत में क्या होता है? 12 घंटे का होता है, रात भी 12 घंटे की, यहां पर भी 12 घंटे का रात और 12 घंटे की दिन। इतनी बात समझिएगा, ठीक है। अभी दोस्तों मैंने क्या बोला? 21 जून के दिन जो सीधी किरणें पड़ती हैं सूरज की, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि 21 जून के दिन सूरज की किरणें किस लाइन के ऊपर सीधी पड़ती है, किस रेखा के ऊपर सीधी पड़ती है, तो कर्क रेखा के ऊपर सीधी पड़ती है। 21 जून के दिन ध्यान रखिएगा, कर्क रेखा के ऊपर सीधी की सीधे किरणें पड़ती है, ठीक है। वहीं पर ही दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि किस दिन मकर रेखा के ऊपर सीधी सीधी किरणें पड़ती है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मकर रेखा, मकर रेखा पर सीधी किरणें कब पड़ती है? 22 दिसंबर को। कब? 22 दिसंबर को। और बाकी इन दोनों पोजीशन पर तो विषुवत वृत्त के ऊपर सीधी किरणें पड़ रही होती है, ठीक है। तो पूछ लिया जाएगा कि मकर रेखा पर सीधी किरणें कब पड़ती है, कर्क रेखा पर कब सीधी किरणें पड़ती है, या फिर इक्वेटर पर कब किरणें पड़ती हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसी समय जो है हमारे भारत के अंतर्गत क्या हो रहा होता है? ग्रीष्म ऋतु हो रहा होता है। क्या कहलाता है ये? ग्रीष्म ऋतु, समर सोल्स्टिस कहलाता है ये, ठीक है। और वहीं पर ही विंटर सीजन या फिर विंटर सोलेस्टिक या फिर आपका जो शीत ऋतु होता है वो कहां होता है? तो ये 22 दिसंबर को ही देखने को मिल रहा होता है भारत में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए, इस चीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहां से आपको इतनी बातें पता चली। आगे चलते हैं, इतने फिगर में इतनी बात समझ में आ गई? जल्दी से मुझे बताइए, जितनी चीजें मैंने बताई हैं इस फिगर के अंदर समझ में आई कि नहीं आई? फटाफट बताइए। ये जो मैंने फिगर में सारी जानकारी दी है, पहले ये बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, देन फिर आगे चलेंगे। कहीं पता चले मैं घोच पूछ कर दूं और आप लोग कहो कि नहीं सर ये हो गया, वो सर ये हो गया। जल्दी से मुझे बताइए, यहां तक समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। चलिए फिर आगे चलते हैं, इतनी बात समझ में आ गई तो आगे चलें। तो देखो दोस्तों क्या लिख रखा है, अब जितनी चीजें मैंने यहाँ मैप पे समझाई है ना, वो सारी की सारी चीजें यहीं लिखी हुई है। आइए समझते हैं, देखो
दोनों उस चित्र को गौर से देखने लगी। मीरा ने कहा, भैया, चित्र के अनुसार 21 जून को जब पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूरज के सामने होता है। कब? ध्यान रखिएगा दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध। अभी अभी मैंने आपको बोला कि भारत जो है वो किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में है, नॉर्थन हेमिस्फीयर के अंतर्गत है। तो इसलिए उस समय जो कर्क रेखा होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है, उसके ऊपर सीधी किरणें पड़ रही होती है। बताया था ना मैंने आपको। तो इस समय जो है उत्तरी गोलार्ध जो है वो सूरज के बिल्कुल सामने होता है, और उस समय सूरज की जो सीधी किरणें पड़ रही होती है वो किस पर पड़ रही होती है? कर्क रेखा पर। ये पहली पोजीशन मैंने बोला था, पहली पोजीशन में जो सूरज की सीधी किरणें पड़ती है वो किस पर पड़ती है? कर्क रेखा पर पड़ती है। और इसी कारण उत्तरी गोलार्ध का जो अधिक हिस्सा होता है उसमें क्या रहता है? प्रकाश रहता है। और यही कारण है कि उत्तरी गोलार्ध में दिन जो होते हैं वो लंबे और रातें जो होती हैं वो छोटी होती है। अभी अभी मैंने बोला था कि भारत में जो दिन होते हैं वो 14 घंटे के होते हैं और रातें जो होती है वो 10 घंटे की होती है इस पोजीशन में। ठीक है, सबसे लंबा दिन इसी समय मिलता है हमारे भारत के अंतर्गत। कब? 21 जून को। एग्जाम में पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे चलते हैं। हमारा देश इसी गोलार्ध में ही है। मैंने पहले ही बताया कि हमारा जो देश है, भारत देश है, वो कहां है? नॉर्थन हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है ना भैया? हाँ, सही कह रही हो। देखो, उत्तरी ध्रुव पर सूरज का जो प्रकाश है वो लगातार 6 महीने पड़ता है, जिससे यहां 6 महीने लगातार दिन रहता है, और ठीक उसी समय दक्षिण ध्रुव में अंधेरा होता है। तो यही कारण है कि ध्रुवों पर लगातार 6 महीने रातें होती हैं एवं 6 महीने दिन होते हैं। ये वाला एक अच्छा बिंदु निकल कर आया। डायरेक्टली अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो देखो दोस्तों, यहां से आपको क्या दिख रहा है? एक बार सूरज की जो किरणें पड़ रही हैं देखिए, पृथ्वी के ऊपर जहां जहां किरणें पड़ रही है वहां वहां देखने की कोशिश करिएगा। यहां से सूरज की किरणें पड़ रही हैं नॉर्थन हेमिस्फीयर के अंतर्गत, यानी कर्क रेखा के अंतर्गत, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अंतर्गत यहां रोशनी पड़ रही है। तो ये जो ऊपर वाला ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव है, चमक रहा है ना यहाँ पर, तो उत्तरी ध्रुव के ऊपर क्या पड़ेंगी? किरणें पड़ेंगी। तो इस समय जो है उत्तरी ध्रुव में दिन होगा। अब यहां पर देखिए ऊपर, यहां पर उत्तरी ध्रुव में दिन होगा। बिल्कुल दोस्तों, यहां पर भी देखो चमक रहा, उत्तरी ध्रुव में दिन होगा। नीचे की ओर देखो, उत्तरी ध्रुव चमक रहा है, तो दोस्तों नहीं, धीरे धीरे यहां पर अंधेरा हो गया है। तो कहने का मतलब है कि जो हमारा उत्तरी ध्रुव है, यहां लिख दूं? चलिए, यहीं यहां ध्यान रखिएगा, यहीं पर ही जो मैं लिख रहा हूं समझने का प्रयास करिएगा। उत्तरी ध्रुव में, उत्तरी ध्रुव में 21 मार्च से, यानी कि चौथी पोजीशन से, 21 मार्च से चौथी पोजीशन से लेकर दूसरी पोजीशन तक, कब तक? तो 23 सितंबर तक क्या रहता है दोस्तों? दिन रहता है। रहता क्या है भाई? होता होगा ना, मैं भी क्या कह रहा हूं। मैंने क्या लिखा दोस्तों कि उत्तरी ध्रुव में 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक, ये डेट याद रख लीजिएगा। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। चौथी पोजीशन से लेकर दूसरी पोजीशन तक उत्तरी ध्रुव में, ऊपर वाले ध्रुव में दिन ही रहता है, रात होती ही नहीं है यहां पर। और इसी के विपरीत 23 सितंबर से लेकर 21 मार्च तक, इसी के विपरीत यहां लिख देता हूं, कहां से लेकर? 23 सितंबर से कहां पर? ऊपर की तरफ 21 मार्च। क्या होगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए क्या होगा यहां पर? 23 सितंबर से लेकर 21 मार्च तक क्या होगा? फटाफट बताइए। एक चीज मैंने बता दी, दूसरा तो आप अपने आप लगा सकते हो। जल्दी से बताइए। 23 सितंबर से लेकर 21 मार्च तक क्या रहेगा दक्षिणी ध्रुव में? जल्दी से बताओ क्या रहेगा? दिन रहेगी कि रात रहेगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, दिन रहेगा कि रात रहेगी? रात होगा। और कोई बच्चा? रात होगा, नाइट होगा। नाइट होगा, नाइट होगा, नाइट होगा। इसलिए कहता हूं तुम लोग है ना ध्यान से नहीं पढ़ते हो, इसलिए
अरे यार, जब ये सोचो उत्तरी ध्रुव में 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक दिन होगा, तो 21 मार्च से 23 सितंबर तक दक्षिणी ध्रुव में रात होगी। जब मैं ये लिखवा रहा हूं आपको 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर, यहां से लेकर यहां तक उत्तरी ध्रुव में जब दिन है तो इसके विपरीत दिशा में रात होगी। अब वहीं पर ही दोस्तों 23 सितंबर से लेकर 21 मार्च तक दक्षिणी ध्रुव में क्या होगा, दिन होगा। अगर यहां पर भी दिन है, यहां पर भी आप रात कर दोगे तो इस हिसाब से हमेशा ही दिन और रात रह जाएगी। ठीक है, मानकर चलो कि 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक मेरे इस फ्रंट साइड में क्या है, दिन है, तो पीछे साइड में क्या होगा, रात होगी। उसी के विपरीत समय में यहां पर क्या होगा, पीछे वाले पर दिन होगा, आगे वाले पर रात होगी। गजब हो तुम लोग यार, इतना बढ़िया से समझा रहा हूं, आप लोग समझ नहीं रहे हो इस चीज को। ठीक है भाई, ये नीतीश कुमार बंदा क्या है ये यार, आदमी है क्या है, हमारे नीतीश चाचा की तरह हो क्या भाई तुम, है? कभी किसी लड़की को कह रहे हो, कभी किसी लड़की को कह रहे हो, हद है तेरी। ब्लॉक कर दूंगा, पढ़ ले आराम से। मैं ऐसी चीजों पे ध्यान देता नहीं हूं, लेकिन ज्यादा हरकतें करेगा ब्लॉक कर दूंगा, पहले ही बता रहा हूं। तो इसलिए पढ़ने पे ध्यान दे और इधर उधर की फालतू की बातें मत ध्यान दे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ध्यान रखिएगा। उत्तरी ध्रुव पर 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक दिन रहता है, और दक्षिणी ध्रुव पे 23 सितंबर से लेकर 21 मार्च तक दिन होता है, और इसके विपरीत दिशा में लेकर जाओगे तो रात होती है। तो इस हिसाब से दोस्तों 6 महीने तक दिन और 6 महीने तक रातें होती है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के ऊपर। ठीक है, यहां से ये बात निकल कर आ गई, इसमें दिया हुआ नहीं था लेकिन मैंने आपको समझा दिया कि कब से लेकर कब तक दिन रहता है और कब से लेकर कब तक रात रहती है। ठीक है, आइए आगे चले। जून एवं दिसंबर की स्थिति, अब क्या बात कर रहा है, जून एवं दिसंबर की स्थिति की बात कर रहा है। समझिए, मीरा बोली कि भैया तब तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही दिन और रात होते हैं, जो कि मैं दोस्तों आपको पहले ही बता चुका हूं कि हमारी पृथ्वी के ऊपर जो रोटेशन हो रही होती है, क्या हो रही होती है, रोटेशन हो रही होती है, इस वजह से ही हमारी क्या होता है, दिन और रात होते हैं, नाइट एंड डे होता है। इसी कारण क्या होता है, डे एंड नाइट होती है हमारी पृथ्वी के ऊपर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जिस बच्चे ने ये बोला है। आगे क्या बोला है, और परिभ्रमण यानी कि रिवॉल्यूशन के कारण मौसम भी बदलते हैं। बिल्कुल दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो, कभी हमारे यहाँ पर गर्मी है, कभी वसंत है, कभी आपकी सर्दी है और कभी वर्षा ऋतु है, तो किस वजह से हो रही है, सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने की वजह से ही हो रही है। तो परिभ्रमण के कारण क्या हो रहे हैं, मौसम बदलते हैं, ऋतुएं परिवर्तन होती हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए। राजीव बोला बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही, लेकिन दूसरा कारण जो है वो पृथ्वी का झुकाव भी है, इसे दिए गए चित्र से समझ सकती हो। अब ये जो चित्र आपको दिया गया था, इस चित्र के द्वारा समझाने का प्रयास किया गया था कि पृथ्वी जो है जो झुकी हुई है, इस वजह से पृथ्वी के ऊपर काफी हिस्से के ऊपर जो है रोशनी पड़ती है और काफी हिस्से पर रोशनी नहीं पड़ती है। तो इस कारण भी हमारी पृथ्वी के ऊपर क्या होता है, दिन और रात होती है। ठीक है, सूरज में परिवर्तन होता है, मौसम में परिवर्तन होता है। जैसे कि देखो, 21 जून को पृथ्वी की सूरज की ओर झुके होने के कारण इस समय सूरज की जो सीधी किरणें पड़ती हैं वो विषुवत रेखा से कुछ उत्तर की ओर कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। जैसे कि दोस्तों अभी अभी मैंने आपको बताया था इस पोजीशन में कि पहले पोजीशन में यानी कि 21 जून को सूरज की किरणें कहां पड़ रही होती है, तो हमारे कर्क रेखा विषुवत वृत्त के यानी कि इक्वेटर के ऊपर वाली लाइन कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ रही होती है। तो सीधी किरणें कहां पड़ती है दोस्तों, कर्क रेखा पर पड़ रही होती है। ठीक है, जिसके कारण दिन की अवधि जो होती है वो इस समय लंबी होती है और इस समय सूरज की ताप अधिक मिलता है। तो फलतः इस समय उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है। किसका मौसम होता है, गर्मी का मौसम होता है। और हमारा देश उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए यहां जून में खूब गर्मी पड़ती है और इसी समय दक्षिणी गोलार्ध में सूरज की जो किरणें होती हैं वो तिरछी होती है, इसलिए वहां जून के में सूरज का जो ताप होता है वो कम मिलता है और वहां क्या होता है, जाड़े का मौसम होता है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि ये जो ऊपर वाला भाग होगा, उत्तरी गोलार्ध वाला भाग होगा, यहां पर क्या होगा, ग्रीष्म ऋतु होगा, क्या होगा, गर्मी का होगा रीजन सीजन, समर सीजन होगा। यहां पर क्या होगा दोस्तों, समर सीजन होगा, ध्यान रखिएगा, क्या होगा यहां पर, समर सीजन होगा। ठीक है, और वहीं पर ही दोस्तों नीचे की ओर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध की ओर यहां क्या होगा, विंटर होगा, क्या होगा, विंटर होगा, ध्यान रखिएगा। क्या होगा दोस्तों, नीचे की ओर विंटर होगा, शीत ऋतु होगा। तो पूछ लिया जाएगा दोस्तों कि 21 जून की, अगर आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में देकर कि निम्नलिखित में से 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध के अंतर्गत कौन सा मौसम होता है, तो दक्षिणी गोलार्ध के अंतर्गत दोस्तों शीत ऋतु होता है। अब कई बच्चे ये मत सोच लीजिएगा जून जो होता है, जून में भारत में तो गर्मी है, हर जगह गर्मी होगी, नहीं दोस्तों,
भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में जितने भी देश होंगे वहां गर्मी होगी, और दक्षिणी गोलार्ध में जो होंगे वहां पर ठंड होगी। क्या होगी? ठंड होगी। ओके, इंपॉर्टेंट बिंदु है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा एग्जाम में, तो आपको इस चीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे बोला गया है कि 22 दिसंबर अर्थात 21 जून के ठीक 6 महीने बाद, यानी कि तीसरी पोजीशन। कब? तीसरी पोजीशन। मैप में आपको दिखाऊं तो ये रहा, देखो ये है तीसरी पोजीशन 22 दिसंबर। किसकी बात करी गई है? 22 दिसंबर की बात करी गई है। तो ध्यान रखिएगा 22 दिसंबर यानी कि अर्थात 21 जून के 6 महीने बाद, उसके बाद बोला गया है कि पृथ्वी जो होता है वो सूरज की आधी परिक्रमा करने के बाद क्या करता है? सूरज की दूसरी ओर पहुंच जाता है, और इस तरफ जो झुकाव होता है वो सूरज के विपरीत झुकाव होता है पृथ्वी का। ठीक है, तो पृथ्वी का जो झुकाव होता है वो सूरज के कहां होता है? विपरीत दिशा में होता है। तो इस समय पृथ्वी का दक्षिणी गोलार्ध जो होता है वो सूरज के सामने होता है, और सूरज की जो किरणें होती हैं वो सीधी सीधी कहां पड़ रही होती है? विषुवत वृत्त के नीचे वाली रेखा, मकर रेखा के ऊपर सीधी की सीधी पड़ रही होती है। तो इस वजह से दोस्तों जो ये दक्षिणी गोलार्ध है, यहां का अधिक हिस्सा जो होता है प्रकाशित रहता है, प्रकाश में रहता है, जिस वजह से यहां पर क्या होती है? गर्मी देखने को मिल रही होती है। क्या देखने को मिल रही होती है? गर्मी देखने को मिल रही होती है। और इस समय दक्षिणी गोलार्ध में जो होते हैं दिन, वो क्या होती है? लंबी होती है, और रातें जो होती है वो क्या होती है? छोटी होती है। देखो फिगर में समझाता हूं मैं आपको। अभी मैंने आपको बोला दोस्तों कि इस समय सूरज की जो किरणें पड़ रही होती है वो मकर रेखा पर, किस पर? मकर रेखा पर पड़ रही होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़ रही होती है। तो जिसकी वजह से यहां के जो दिन होंगे ना वो 14-14 घंटे के होंगे। यहां पर जो दोस्तों मैंने लिखवाया था इसको ध्यान से पढ़िए। मैंने बोला था कि इस पोजीशन में भारत में जो दिन होंगे वो 10 घंटे की होंगी, और रातें होंगी जो 14 घंटे की। देखो 14 घंटे की रातें और 10 घंटे की दिन। इसी के विपरीत जो नीचे वाले भाग होंगे, क्योंकि भारत तो नॉर्थन में है, दक्षिणी के जो भी देश होंगे वहां पर क्या होंगी? वहां पर दोस्तों लंबे दिन होंगे। क्या होंगे? लंबे दिन होंगे, और रातें छोटी होंगी, जैसे कि हमारे यहां पर इस समय हो रहा था। ठीक है, इस समय विपरीत, जैसे कि इस समय भारत में जो दिन थे वो 14 घंटे के थे, और रातें जो थी वो 10 घंटे की। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में रातें जो होंगी वो 14 घंटे की होंगी, और दिन जो होंगे वो 10 घंटे के होंगे। इसके विपरीत जो यहां भारत में होगा उसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में होगा, जो यहां भारत में होगा उसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में होगा। ठीक है, तो इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि जब सूरज की किरणें मकर रेखा के ऊपर सीधी पड़ती है तो सबसे लंबा दिन जो होता है वो किस गोलार्ध में देखने को मिलता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन देखने को मिलते हैं। छोटे दिन उत्तरी ध्रुव या फिर उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, एक बच्चा कह रहा सर सबको ब्लॉक कर दीजिए लेकिन लाइक एंड शेयर नहीं। अरे कोई दिक्कत नहीं है, चलिए इतनी सी बात समझ में आ गए, आगे चलते हैं। इस गोलार्ध में अधिक तापमान होने से और गर्मी की ऋतु होती है, और इसके विपरीत इस समय उत्तरी गोलार्ध सूरज की जो किरणें होती हैं वो तिरछी पड़ रही होती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर दिन छोटा, और इस समय दिसंबर में यहाँ पर जाड़े की ऋतु होती है। कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि इस समय भारत में जो है वो ठंड हो रही होती है। क्या कहलाता है? शीत ऋतु कहता है, विंटर सोलेस्टिक कहलाता है ये। ठीक है, और नीचे की ओर क्या कहलाता है? ग्रीष्म ऋतु। जैसे कि यहां पर पहले ऊपर की ओर ग्रीष्म था, नीचे की ओर शीत ऋतु था, अब विपरीत हो जाएगा, नीचे सूरज की किरणें पड़ रही है तो नीचे ग्रीष्म हो जाएगा और ऊपर की तरफ शीत ऋतु हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाएगा तो आपको इस चीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ में यहां से अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में भारत के अंतर्गत सबसे लंबे दिन देखने को मिलते हैं, तो वो 21 जून है। 21 जून में भारत में 14-14 घंटे के दिन देखने को मिलते हैं। और निम्नलिखित में से भारत में किस पोजीशन में या किस दिन छोटे दिन देखने को मिलते हैं, तो दोस्तों वो देखने को मिलता है 22 दिसंबर को। छोटे छोटे दिन देखने को मिलते हैं 10-10 घंटे के, जल्दी रातें हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। सितंबर और मार्च की स्थिति, अब किसकी बात कर रहा है? सितंबर और मार्च की स्थिति की बात कर रहा है। चलिए पढ़ लेते हैं। तो देखो राजीव ने कहा हाँ अब तुम प्रत्येक 3 महीने की स्थिति को समझ सकती हो। पहले 6 महीने की समझाया, अब 3 महीने की समझा रहा है, यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च कौन सा? तो ये 23 सितंबर हो गया, और ये 21 मार्च हो गया। तो पहली पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे आ रहा है, और तीसरी पोजीशन से चौथी पोजीशन पे आ रहा है। तो यहां से 3 महीने यहां जाने में लगते हैं, और यहां से 3 महीने यहां जाने में लगते हैं। तो 3-3 महीने की आप पोजीशन इसको समझा रहा है बच्चों की तरह। ठीक है, आगे बोल रहा है कि इस दिन पृथ्वी का झुकाव ना तो सूरज की ओर होता है और ना ही उसके विपरीत दिशा में। जैसे कि आप
इमेज में देख रहे हो कि बिल्कुल लंबवत है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सूरज की किरणें दोनों हिस्सों में बराबर बराबर पड़ रही होती है। तो इस वजह से दोस्तों दिन भी 12-12 घंटे और रात भी 12-12 घंटे की होती है, ज्यादा बड़ी छोटी नहीं होती है। तो इसलिए इस दिन सूरज का जो प्रकाश होता है वो सभी अक्षांश रेखाओं पर, दोनों पर क्या होता है, बराबर भागों में क्या हो जाता है, कट जाता है या काटता है, मतलब बराबर भाग में उसको रोशनी देता है। इसलिए यहां दिन और रात की जो अवधि होती है वो बराबर होती है, मतलब 12-12 घंटे की होती है। यह जो तिथि होती है वो क्या कहलाती है, समदिवारात्रि कहलाती है। ध्यान रखिएगा, पूछ लिया जाएगा आपसे कि समदिवारात्रि कौन सी होती है, तो चाहे वो ये वाली पोजीशन हो, चाहे वो ये वाली पोजीशन हो, दोनों में दिन और रात जो होती है वो सम होती है, बराबर होती है, और दिन जो होते हैं वो भी बराबर होते हैं, इसलिए इसको ये कहा जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। इस समय पृथ्वी के बीचों बीच अर्थात विषुवत वृत्त यानी कि इक्वेटर पर सूरज की किरणें जो होती है वो सीधी पड़ती है, और यहां इन दोनों महीनों में अधिक गर्मी पड़ती है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहां पर आप देखोगे तो ये बीचों बीच वाली रेखा है इक्वेटर, यहां पर देखोगे तो बीचों बीच इक्वेटर है। तो इस समय सूरज की किरणें बिल्कुल यहीं सीधी पड़ रही होती है। क्या पड़ रही होती है, इस समय सूरज की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ रही होती है। तो इसलिए यहां पर दोनों की जगह पर क्या देखने को मिलता है, गर्मी का मौसम देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, यहां पर खूब गर्मी पड़ती है, मतलब मौसम नहीं, गर्मी पड़ने को देखने को मिलती है। इसलिए उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में ना तो अधिक गर्मी होती है और ना ही अधिक सर्दी होती है। और इन्हीं तिथि के अंतर्गत हमारे देश में क्या होता है, वसंत ऋतु या फिर शिशिर ऋतु होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये वाला पोजीशन होगा 23 सितंबर वाला, तो उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होगी और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होगी। वहीं पर इस पोजीशन में जब आएगा तो इसका विपरीत कर दीजिए, मतलब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु होगा और उसके नीचे वाले दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होगा। ठीक है, क्योंकि सूरज की किरणें क्या पड़ रही हैं, बराबर पड़ रही हैं, इक्वल पड़ रही हैं, एक भाग में बांट रही हैं उसको। तो इसलिए शरद ऋतु और आपका यहां पर क्या देखने को मिलता है, वसंत ऋतु देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बोले, इसी को दोस्तों आपका क्या बोला जाता है, इक्विनॉक्स बोला जाता है इंग्लिश में। क्या बोला जाता है इंग्लिश में, यही वाली पोजीशन है। ठीक है, दोनों जगह बराबर बराबर पड़ रही होती है इस वजह से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलें तो राजीव ने शीला और मीरा से पूछा कि अब तो तुम दोनों जान गई होगी कि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, और इस समय उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा और रातें छोटी होने से उनके आसपास के क्षेत्र में इस समय गर्मी की ऋतु होती है। मतलब 21 जून वाली पोजीशन पहली वाली पोजीशन बता रहा है। चलिए जल्दी से मुझे बताइए, यहां तक सभी के सभी बच्चों को पोजीशन समझ में आई या फिर नहीं आई, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए, ये चारों की चारों पोजीशन समझ में आ गई। इस पोजीशन में जितनी चीजें आपको पता होनी थी वो आपको पता होनी चाहिए, मैंने बता दी। इसके अलावा आपको और कुछ पढ़कर ध्यान रखने की यहां से जरूरत नहीं है। जल्दी से बताइए। यस सर, आ गया। इतने धीरे मन से बोल रहे हो, फटाफट बोलो यार, इतनी बढ़िया तरीके से मैंने मैथ के द्वारा समझाया है। नहीं समझ में आया तो बताओ, समझ में आया तो बताओ। चलिए समझ में आ गया, तो अब समझते हैं इसका आखिरी। ये देखो, ये हमारी पृथ्वी है, ये क्या हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी पर देखो दोस्तों, कभी सूरज की किरणें इस वाले भाग में पड़ रही है, कभी ऊपर वाले भाग में पड़ रही है, कभी नीचे वाले भाग में पड़ रही है। तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि पृथ्वी के ऊपर कितनी काल्पनिक रेखा खींची हुई है, जो आपको अलग अलग रूप में बांटने को मिलती है। देखो दोस्तों, पृथ्वी के जो बीचों बीच है ना, ये वाला हिस्सा ये है, ये जो पृथ्वी का, आप सही बच्चों को पता 23.5 डिग्री झुकी हुई है, अभी अभी मैंने आपको बताया था। तो पृथ्वी का ये जो बीचों बीच वाला हिस्सा है, ये बीचों बीच वाला हिस्सा, इसको क्या कहते हैं, 0 डिग्री कहते हैं। क्योंकि आप सही बच्चों को पता है 0 डिग्री से लेकर ऊपर 90 डिग्री है और 0 डिग्री से नीचे 90 डिग्री है। तो ये जो 0 डिग्री है, ना ही नॉर्थ है और ना ही ये साउथ है, तो ये 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री से 90 ऊपर की ओर है और 90 नीचे की ओर है। इसी 0 डिग्री को हम क्या कहते हैं हिंदी में, विषुवत वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं, विषुवत वृत्त कहते हैं, और इंग्लिश में इसको इक्वेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। अब देखो दोस्तों, ऊपर की ओर जाओगे तो ये हो जाएगा दोस्तों उत्तर वाला भाग, यानी कि नॉर्थ वाला एरिया। ये सिंपल सी बात है। और नीचे की ओर आओगे तो ये कहलाएगा साउथ वाला एरिया, यानी कि दक्षिण वाला भाग। ठीक है, तो जितने डिग्री ऊपर जाओगे वो उत्तरी वाला कहलाएगा, जितने डिग्री नीचे जाओगे दक्षिणी वाला कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल के रूप में मैं नीचे आता हूं, तो नीचे दोस्तों 23.5 डिग्री पर, ध्यान रखिएगा, नीचे जब आओगे तो 23.5 डिग्री पर ये ना, ये हमारी पृथ्वी पर 23.5 डिग्री नीचे की ओर और 23.5 डिग्री ऊपर की ओर।
अभी अभी मैंने आपको बोला कि 90 डिग्री ऊपर है और 90 डिग्री नीचे है, तो 0 डिग्री से 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे, तो इसी को कहा जाता है दोस्तों 23.5 डिग्री उत्तर, और इसको कहा जाता है 23.5 डिग्री दक्षिण। ठीक है, तो ये जो 23.5 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री वाला भाग है ना, ठीक है, पहले ही 23.5 डिग्री दक्षिण वाला भाग जान लो, इसको इंग्लिश में कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि मकर वृत्त या मकर रेखा कहा जाता है इसको। ठीक है, और ये ऊपर वाला जो है 23.5 डिग्री उत्तर वाला, 23.5 डिग्री दक्षिण वाले को कहा जाता है मकर वृत्त या मकर रेखा, और ऊपर वाला जो 23.5 डिग्री उत्तर वाला है इसको कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क वृत्त या फिर कर्क रेखा। ठीक है, अब यही जो रेखा है 23.5 डिग्री उत्तर से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिण, ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, इस वाले भाग को क्या कहा जाता है, तो ट्रॉपिक ऑफ, क्या कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, इसको कहा जाता है पूरे के पूरे एरिया को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कहने का मतलब है उष्णकटिबंध, ट्रॉपिकल जोन कहा जाता है। सॉरी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो ऊपर वाली लाइन को कहा जाता है 23.5 डिग्री उत्तर वाले को, तो इसे क्या कहा जाता है, ट्रॉपिकल जोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, ट्रॉपिकल जोन। ये उष्णकटिबंधीय इसको हिंदी में कहा जाता है। अब ये जो उष्णकटिबंधीय इलाका है ना, 23.5 डिग्री उत्तर से लेकर 23.5 डिग्री यहां तक, यहां पर हमेशा ध्यान रखिएगा सूरज की किरणें पड़ती हैं। यहां पर हमेशा सनलाइट पड़ती है, ध्यान रखिएगा, सूरज की यहां किरणें पड़ती हैं, किसके ऊपर, यहां पर हमेशा सूरज की किरणें पड़ती हैं, तो कहने का मतलब है यहां पर हमेशा गर्मी बनी रहेगी, यहां पर हमेशा गर्मी बनी रहेगी, और गर्मी उमस के कारण ही जितने भी घने जंगल है दोस्तों वो यहीं देखने को मिलते हैं। कहां पर, ट्रॉपिकल जोन के अंतर्गत, उष्णकटिबंधीय इलाकों के अंतर्गत। ठीक है, क्या कहते हैं दोस्तों, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा को कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको कर्क रेखा को कहते हैं। इन दोनों के जो बीच के पोर्शन पड़ता है इसको हम उष्ण कटिबंध या फिर ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। यहां पर पूरे साल गर्मी बनी रहती है, सूरज की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, तो पूरे साल यहां गर्मी बनी रहती है। क्या बनी रहती है, गर्मी बनी रहती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के रूप में हमारे भारत का साउथ वाला इलाका ले लो, कभी ठंड पड़ती है उधर, नहीं, कभी नहीं पड़ती, वहां गर्मी बनी रहती है हमेशा। तो ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं हम, ट्रॉपिकल एरिया कहते हैं। ठीक, सूरज की सीधी किरणें पड़ती हैं। वहीं पर दोस्तों मकर रेखा के नीचे आओगे, ये वाली रेखा, यानी कि 66.5 डिग्री दक्षिण, 66.5 डिग्री दक्षिण, और ऊपर जाओगे 66.5 डिग्री उत्तर, 66.5 डिग्री उत्तर। ठीक है, कहने का मतलब है 23.5 डिग्री से उत्तर से लेकर 66.5 डिग्री, यानी कि ये वाला एरिया, 23.5 डिग्री उत्तर से लेकर 66.5 डिग्री, 23.5 डिग्री दक्षिण से लेकर 66.5 डिग्री, यानी कि ये वाला एरिया, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं शीतोष्ण। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा, समशीतोष्ण बोल लो या फिर आपका शीतोष्ण बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, टेम्पर्ड जोन कहा जाता है इसको। कहने का मतलब क्या है, तो यहां पर 6 महीने, 6 महीने में बटा होता है, 6 महीने यहां पर समर का सीजन होगा, और 6 महीने जो होगा यहां पर वो विंटर का सीजन होगा। मतलब 6 महीने गर्मी और 6 महीने ठंड पड़ेगी। सेम 66.5 डिग्री उत्तर से लेकर 23.5 डिग्री उत्तर तक, और 66.5 डिग्री दक्षिण से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिण तक। ये क्या कहलाता है दोस्तों, ये टेम्पर्ड जोन कहलाता है, समशीतोष्ण जोन कहलाता है। यहां पर दोस्तों 6 महीने ठंड होती है और 6 महीने गर्मी होती है। क्या होती है, 6 महीने गर्मी और 6 महीने ठंड होती है। और नीचे वाला भाग बच गया दोस्तों, कहां, 66.5 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, यानी कि दक्षिणी ध्रुव तक। क्या कहा मैंने दोस्तों, उत्तरी ध्रुव से लेकर यानी कि 90 डिग्री नॉर्थ से लेकर 66.5 डिग्री तक, ये जो जोन कहलाता है वो शीत, क्या कहलाता है, शीत कटिबंध कहलाता है। फ्रीजड जोन कहलाता है, मतलब फ्रीड जोन कहलाता है, मतलब यहां पर पूरे साल ठंड रहती है। क्या रहती है, पूरे साल ठंड रहती है। अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि किस इलाके में पूरे साल ठंड रहती है, तो दोस्तों 66.5 डिग्री उत्तर से लेकर 90 डिग्री उत्तर तक, और 66.5 डिग्री दक्षिण से लेकर 90 डिग्री दक्षिण तक पूरे साल ठंड रहती है, कोई महीना या गर्मी का नहीं होता। इस वाले जोन में 6 महीने ठंड, 6 महीने गर्मी रहती है, और इस वाले क्षेत्र में साल भर गर्मी रहती है। ठीक है, कौन कौन सी लाइन कहां कहां से गुजर रही है ये आपको पता होना चाहिए। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से उष्ण कटिबंधीय है, ध्यान रखिएगा, क्या बोला जाएगा, निम्नलिखित में से
उष्णकटिबंधीय इलाका जो है वो कहां से लेकर कहां तक है? तो ध्यान रखिएगा, उष्णकटिबंधीय जो इलाका है वो 23.5 डिग्री उत्तर से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिण तक है। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तर से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिण तक है। या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि शीत शीतोष्ण कटिबंध इलाका कहां पर है? तो ध्यान रखिएगा, सम शीतोष्ण कटिबंध इलाका जो है वो 66.5 डिग्री उत्तर से लेकर 23.5 डिग्री उत्तर तक है, 66.5 डिग्री दक्षिण से लेकर 23.5 डिग्री तक दक्षिण तक है। ठीक है, वहीं पर दोस्तों आपसे शीत कटिबंध वाला इलाका पूछ लिया जाएगा तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए जल्दी से मुझे बताइए, यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट बताइए। क्लियर है सर? चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए तो दोस्तों यहां से क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, आज ही करने की कल क्लास में करें? क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में यहां से पूछे जाएंगे वो आज कर लें कि कल करें? फटाफट बताइए। आज करें कि कल करें? आज ही कर लेते हैं, चलिए ठीक है आज ही कर लो भाई फिर। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कब पूरा करती है? तो अभी अभी हमने बोला था दोस्तों, जो रोटेशन होती है पृथ्वी एक दिन में पूरा का पूरा चक्कर लगा लेती है। तो दोस्तों कितना होगा? 24 घंटे में। कितने घंटे में? 24 घंटे में। तो जिस जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर सेकंड लगाया 24 घंटे, वो बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर लगाया। ठीक है, तो पृथ्वी एक दिन में पूरा का पूरा चक्कर लगा लेती है, 24 घंटे में पूरा का पूरा चक्कर लगा लेती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की उत्तर अयानांत यानी कि समर सोलेस्टिक की बात करी गई है, मतलब ऊपर की बात करी गई है, साउथ की बात करी गई है। अभी अभी मैंने आपको बताया था समर सोलेस्टिक कौन सा होता है, विंटर कौन सा होता है, या फिर ग्रीष्म बोल लीजिए, कुछ भी बोल सकते हो आप। तो उत्तर अयानांत जो होता है वो किसे कहते हैं? 22 दिसंबर की अवस्था को, 21 जून को, 23 सितंबर को, या इनमें से कोई नहीं? ये क्वेश्चन कौन सा बच्चा बताता है, मैं ये देखता हूं। अभी अभी मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया था ये वाली बिंदु, मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया था कि उत्तर अनंत यानी कि ऊपर वाले की बात करी गई है, उत्तर वाले भाग की, नॉर्थ वाले भाग की बात करी गई है। तो नॉर्थ वाले भाग में गर्मी कब पड़ती है? इसको आप समर सोलेस्टिक्स भी बोल सकते हो, उत्तर अनंत भी बोल सकते हो, या फिर आपका ग्रीष्म अनंत भी बोल सकते हो। जल्दी से बताइए कब पड़ता है? अरे मेरे भाई 21 जून को बताया तो था मैंने आपको, 22 दिसंबर को उत्तर वाला थोड़ी पड़ता है, दक्षिण वाला पड़ता है यार। 22 दिसंबर को दक्षिण वाला पड़ता है, उत्तर वाला तो 21 जून से पड़ता है ना। पहली पोजीशन किस किस बच्चे को याद है? हाँ 21 जून को पड़ता है, 21 जून वाला पहली पोजीशन होती है। ठीक है, हाँ ध्यान रखिएगा इस बात को। ये दक्षिण वाला है, ये उत्तर वाला है। 23 सितंबर आप सभी बच्चों को पता है नीचे वाला, जो कि आपका किसी भी प्रकार का नहीं होता, इक्विनॉक्स होता है, वो समानांतर होता है, दिन और रात दोनों बराबर होती है यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं। 23 सितंबर को दक्षिण गोलार्ध में क्या होता है? लीजिए जल्दी से बताइए, 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? शरद ऋतु, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, या इनमें से कोई नहीं? कौन सा बच्चा बताएगा? जल्दी से बताइए। 23 सितंबर यानी कि दोस्तों दूसरी पोजीशन। दूसरी पोजीशन में क्या होता है? कहां पर? दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में बोला है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्या बोला है? दक्षिणी गोलार्ध में। जल्दी से बताओ। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है 23 सितंबर को? बच्चे कह रहे हैं सी। सी और बी, पता नहीं यार तुम्हारा क्या भला होगा। वसंत ऋतु होता है यार। देखो दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध की बात करी गई है, 23 सितंबर की बात करी, आओ फिगर पर। तुम्हें पता नहीं क्या होगा। देखो 23 सितंबर हो गया, दक्षिणी गोलार्ध यानी कि नीचे की ओर हो गया। नीचे की ओर क्या है? वसंत ऋतु। ऊपर की ओर क्या है? शरद ऋतु। दक्षिणी गोलार्ध नीचे की ओर होता है। पता नहीं कहां पर आप लोगों का ध्यान था पढ़ने में, कहां आप लोग सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे। इतना अच्छी तरीके से समझाने कोई फायदा नहीं हुआ आप लोगों का। अभी भी सारे के सारे बच्चे जो हैं वो आपका क्या लगा रहे हैं? अंदाजा लगा रहे हैं। भाई क्वेश्चन पढ़ो ना, दक्षिणी पूछा है, उत्तरी गोलार्ध का पूछा है, ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध। सर इसका थ्योरी कहां पर मिलेगा? मेरे भाई हाथ जुड़वा ले, परवीन कुमार सिंह मेरा हाथ जुड़वा ले। अभी 1.5 घंटे से मैं इसकी थ्योरी पढ़ा रहा था, क्या कर रहा था मैं? कह रहा सर इसकी थ्योरी कहां मिलेगी? इतनी देर से मैं क्या पढ़ा रहा था? ये क्या पढ़ा रहा था मैं? ये थ्योरी नहीं है तो क्या है ये? मतलब ये तो बच्चा वो वाली बात हो गई यार कि रामायण खत्म होगी और पूछ रहे हैं कि सीता के पिताजी कौन थे। यार गजब है भाई।
चलिए अगला क्वेश्चन। 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है? लीजिए आप जल्दी से बताइए। 21 मार्च की बात कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है? 21 मार्च की, जल्दी से बताइए। 21 मार्च यानी कि फोर्थ पोजीशन। फोर्थ पोजीशन की बोलिए, जल्दी से बताओ। बिल्कुल वसंत ऋतु होती है। देखो दोस्तों सीधी सी बात है, बोल रहा है उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध यानी कि ऊपर की ओर। फिगर पे आओ, देखो देखो ये रहा 21 मार्च, ऊपर की ओर बोला यानी कि वसंत ऋतु, यानी कि जो ये नीचे होगा इसका विपरीत ऊपर होगा। जो ये नीचे होगा इसका विपरीत ऊपर होगा। उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु होगा और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होगा, इसका विपरीत होगा। साफ साफ पढ़ते हुए, बताते हुए, समझाते हुए मैं यही जा रहा था आप लोगों को, लेकिन पता नहीं ध्यान कहां था आप लोगों का। चलिए, एक लीप ईयर वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? लीजिए जल्दी से मुझे बताइए। एक लीप ईयर वर्ष, जैसे कि आप सभी बच्चों को पता है कि एक चक्कर लगाने में सूरज को 1/4 घंटे लग जाते हैं, और यही जो है जुड़ जुड़कर क्या बनता है? लीप ईयर बनता है। समझा रहा था ना मैं आपको। तो ये कितने दिन होते हैं? तो दोस्तों 365, 66, 63 या 64। यार सीधी सी बात है, आम दिनों में 365 होते हैं, जब एक दिन बढ़ा दोगे इसमें तो 366 हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। ये तो इलॉजिकल क्वेश्चन है, इतना तो सभी बच्चों को पता होना चाहिए। हाँ 366 दिन होते हैं उसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन। ओके, अच्छा यहाँ 5 यहाँ 6, क्या है मिसटाइप हो गया क्या? चलिए कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? पृथ्वी जो है वो अपने खड़े खड़े स्थान पर घूम रही है, अपने अक्ष पर घूम रही है, तो अपने अक्ष पर पृथ्वी का घूमना क्या कहलाता है? पहला परिक्रमा, दूसरा घूर्णन, या भ्रमण, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से मुझे बताइए। पृथ्वी जो है अपने स्तर पर या अपने अक्ष पर खड़े खड़े घूम रही है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बिल्कुल उसको हम कहते हैं रोटेशन। क्या कहते हैं? रोटेशन या फिर रोटेटिंग। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। जिस जिस बच्चों ने सेकंड लगाया करेक्ट लगाया। अगला क्वेश्चन। सूरज के चारों ओर पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं? तो सूरज की चारों तरफ जब ये चक्कर लगाती है हमारी पृथ्वी, तो उसको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको कहा जाता है परिक्रमण, यानी कि ओके, इंग्लिश में रोटेशन लिख दिया गया, होना चाहिए था रिवैल्यूएशन। कोई बात नहीं, चलिए छोड़ दीजिए, ऑप्शन नंबर हिंदी में देख लो। ए इज द राइट आंसर। जिस जिस बच्चों ने ए लगाया वो बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर लगाया, ठीक है। अगला क्वेश्चन सूरज की ओर है ना? हाँ वो यही है। अगला क्वेश्चन। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन किस कारण होता है? लीजिए, सूरज के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति का जो परिवर्तन होता है वो किस कारण होता है? ऋतुओं के परिवर्तन, अक्षांशों, देशांतरों, या इनमें से कोई नहीं। सिंपल क्वेश्चन है, देखते ही लगा लेना चाहिए दोस्तों। अगर सूरज के चारों ओर पृथ्वी चक्कर काट रही है तो क्या होगा? ऋतुओं में परिवर्तन होगा। मैंने अभी अभी आपको बताया था। किसमें होगा? सीजन में चेंजेस होंगे, कभी गर्मी आएगी, कभी सर्दी आएगी, कभी वसंत आएगा, कभी शरद आएगा, ठीक है। तो अगर सूरज के चारों ओर पृथ्वी चक्कर काट रही है तो ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन। किस गोलार्ध में 21 जून के सबसे लंबा दिन तथा सबसे लंबी रात होती है? लीजिए, किस गोलार्ध में 21 जून के सबसे लंबे दिन और सबसे लंबी रातें होती है? लीजिए भाई जल्दी से मुझे बताइए। एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछ लिया गया, इस हिसाब से कौन सा बच्चा बताएगा? जल्दी से बताइए। जल्दी से बताओ। क्वेश्चन देखो दोस्तों, यहां पर क्या बोल रखा है कि कुछ गोलार्ध में 21 जून के सबसे लंबे दिन तथा सबसे लंबी रातें होती है। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। 21 जून को दोस्तों पता है आप लोगों को, जो हमारा ऊपरी वाला भाग है, उत्तरी गोलार्ध है, वहां पर क्या होता है? लंबी लंबी दिन होते हैं। दिन क्या होता है? 14 घंटे की होते हैं। और रातें कितनी होती है? 10 घंटे की होती है। और वहीं उसी के विपरीत नीचे वाले दक्षिणी गोलार्ध में आ जाओगे दोस्तों, तो दक्षिणी गोलार्ध में जो दिन होते हैं वो 10 घंटे की होती है और रातें 14 घंटे की होती है, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों इस स्थिति में देखा जाए 21 जून में, तो उत्तरी गोलार्ध इज द राइट आंसर होगा। तो इतना आप पढ़ लीजिएगा, इतना आंसर लगाइए, बहुत है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जिस जिस बच्चों ने ए लगाया वो बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। इस दिन जो दिन होते हैं वो 14-14 घंटे के होते हैं, सबसे लंबा दिन होता है। सबसे लंबी रातें जो होती है भारत के अंतर्गत,
अब ये क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा है इसने, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, हाँ आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में ऋतु होती है। लीजिए ये वाला भी अच्छा क्वेश्चन है, आप सही बच्चों को मैंने बताया था। 21 जून के अंतर्गत जो भारत वाला एरिया है वहां पर क्या पड़ रही होती है, गर्मी पड़ रही होती है। तो भारत कहां पर है, तो उत्तरी गोलार्ध में है, लेकिन पूछा क्या है, दक्षिणी गोलार्ध की। तो जब भारत में गर्मी पड़ रही है, उत्तरी गोलार्ध में गर्मी पड़ रही है, तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या पड़ेगी, सर्दियां पड़ेंगी, तो शीत ऋतु होगा। तो जिस जिस बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए लगाया वो बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होती है तो दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी होगी, सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर ए। जिस जिस बच्चों ने ए लगाया करेक्ट लगाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में ऋतु होती है। तो 21 जून में उत्तरी गोलार्ध में कौन सा ऋतु होता है, अभी अभी हमने बात करी कि 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है, शरद ऋतु होती है, तो वहां पर ग्रीष्म ऋतु होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो चाहे वो ऊपर वाले भाग का पूछे चाहे वो नीचे वाले भाग का पूछे, आंसर आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। दिन छोटे होते हैं, तो दिन जो होते हैं वो कब छोटे होते हैं, शीत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, वसंत ऋतु में, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो दोस्तों यहां पर कभी नहीं बोल रखा कि भारत की बात करी गई है या फिर विश्व की बात करी गई है। तो इस हिसाब से आप आंसर देख लीजिएगा, मतलब ऑप्शन देख लीजिएगा कि ऑप्शन में क्या है। तो दिन छोटे जो होते हैं वो अधिकतर दोस्तों कब देखने को मिलते हैं, सर्दियों के दिनों में, सूरज जल्दी ढल जाता है, तो सर्दी के दिन यानी कि विंटर के दिन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो सीधी सी बात है, यहां पर किसी चीज को ध्यान रखो या ना रखो, बस इतना ध्यान रखो कि सर्दियों के दिनों में दिन छोटे होते हैं और रातें बड़ी होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 29 दिनों का फरवरी माह होता है, हर चौथे वर्ष में, हर पांचवें वर्ष में, हर तीसरे वर्ष में, या इनमें से कोई नहीं। तो अभी अभी हम पढ़ रहे थे कि 4 साल में 6 घंटे को जोड़कर एक साल बनता है, मतलब एक दिन बनता है, उसी को हम क्या कह देते हैं, फरवरी का लीप ईयर कर देते हैं 29। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जिस जिस बच्चों ने ए लगाया करेक्ट आंसर लगाया। ठीक, अगला प्रश्न, 21 मार्च तथा 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं, इस स्थिति को कहते हैं। लीजिए बल जल्दी से मुझे बताइए कि 21 मार्च तथा 23 सितंबर, आप सही बच्चों को पता है दूसरी और चौथी पोजीशन, सॉरी दूसरी और चौथी पोजीशन, दूसरी और चौथी पोजीशन में देखोगे तो सीधी किरणें कहां पर पड़ती है, विषुवत रेखा पर, इक्वेटर पर पड़ती है। तो इस वजह से 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रातें पड़ती है। ठीक है, तो इस स्थिति को कहते हैं, इस स्थिति को क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी कहते हैं, मैंने बोला था ना इक्विनोक्स बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यहाँ पर ना ही दिन होता है बड़ा, ना ही रातें होती है बड़ी, बराबर होती है, तो इक्वल होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सम दिवा रात्रि कहते हैं। तो आप ये बोल लो या कुछ बोल लो, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लीप वर्ष के फरवरी माह में दिनों की संख्या कितनी होती है, 29 होती है। नॉर्मल दिनों में 28 होती है, एक दिन बढ़ जाता है तो 29 दिन हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक, अगला प्रश्न, 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, 21 जून यानी कि पहली पोजीशन, पहली पोजीशन में जो सूरज की किरणें पड़ती है किस पर पड़ती है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा पर पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर डी, जिस जिस बच्चों ने डी लगाया वो बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। यही मैंने आपको बोला था ना कि 21 जून यानी कि पहली पोजीशन, पहली पोजीशन में जो सूरज की किरणें पड़ती हैं सीधी की सीधी किस पर पड़ रही होती है, कर्क रेखा पर पड़ रही होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बोला है कि सामान्यतः एक वर्ष को जिन ऋतुओं में बांटा जाता है वो कौन सा है। तो सीधी सीधी सी बात है, गर्मी, सर्दी, वसंत और शरद, यही 4 ऋतु तो हम पढ़ रहे थे, चाहे वो 21 जून हो, चाहे 23 सितंबर हो, चाहे 22 दिसंबर हो, चाहे 21 मार्च हो। ठीक है, तो इन 4 सीजनों में ही बढ़ता है, समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। जिस जिस बच्चे ने फोर्थ लगाया करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। ठीक, अगला प्रश्न, किस गति के कारण दिन और रात बनते हैं। तो किस गति के कारण दिन और रात बन रहे थे दोस्तों, घूर्णन के कारण यानी कि रोटेशन के कारण। तो घूर्णन गति के कारण बनते हैं दिन और रात, या फिर दैनिक गति, जो भी आप बोल लो। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जिस जिस बच्चों ने ए लगाया वो करेक्ट आंसर लगाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की कौन सी गतियां हैं। तो पृथ्वी कौन सी गतियां हैं, परिक्रमण, घूर्णन, दोनों, या फिर ये दोनों की दोनों गतियां हैं, क्योंकि एक के कारण ऋतु परिवर्तन होता है, एक के कारण दिन रात परिवर्तन होता है। तो जिस जिस बच्चों ने थर्ड लगाया वो बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पृथ्वी अपनी कक्षा में घूमते हुए सूरज के चारों ओर एक चक्कर दिन कितने दिन में पूरा करता है। लीजिए, पृथ्वी जो है अपनी अक्ष पर घूमते हुए सूरज के चारों ओर एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है। तो 365 दिन 1/4 में बोला था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
तो 1/4 बोले या फिर 6 घंटा बोले, दोनों बात बराबर ही होती है। तो जिस जिस बच्चों ने ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगाया वो बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, किस महीने में 28 या फिर 29 दिन होते हैं? लीजिए जल्दी से मुझे बताइए इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा कि किस महीने में 28 या फिर 29 दिन होते हैं? कौन सा बच्चा बताएगा, जल्दी से बताइए। किस महीने में 28 या फिर 29 दिन होते हैं? ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर सी में या फिर ऑप्शन नंबर डी में? सीधी सी बात है यार, फरवरी में। लीप ईयर तो यही आता है ना, फरवरी। तो जिस जिस बच्चों ने सी लगाया वो बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। ठीक, अगला क्वेश्चन, किस पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है? तो अभी अभी हमने बात करी थी दोस्तों, ध्रुवों में चौथे स्टेज से लेकर तीसरे तक, और सॉरी चौथे से दूसरे तक और दूसरे से चौथे तक ध्रुवों पर दिन और रात होती है 6-6 महीने की। तो कहां होती है? ध्रुवों पर, चाहे वो उत्तरी ध्रुव हो चाहे वो दक्षिणी ध्रुव हो, पोल्स पर होती है। तो जिस जिस बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी लगाया वो बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया, ध्रुवों पर होती है। ठीक है, हाँ जी। चलिए अगला प्रश्न, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कक्षा में किस आकार में घूमती है? लीजिए जल्दी से मुझे बताइए कि पृथ्वी जो है वो सूरज के चारों ओर एक आकार में घूमती है। किस आकार में घूमती है? तो दोस्तों या तो अंडाकार लिखा होगा या फिर दीर्घवृत्ताकार लिखा होगा। तो कुछ भी लिखा हो आप उसका आंसर लगा लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, इस आकार में चक्कर लगा रही होती है। ठीक है, अगला प्रश्न, पृथ्वी का जो भाग सूरज के सामने हो वह क्या कहलाता है? तो देखो दोस्तों, अभी मैंने आपको बोला कि सूरज के जो सामने वाला भाग होगा वो दिन होगा और जो उसके विपरीत होगा वहां रात होगी। तो सीधी सीधी सी बात है, दिन होगा वहां। तो जिस जिस बच्चों ने डे लगाया वो बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर लगाया। फ्रंट में बोला था ना सूर्य के सामने, हाँ वहां क्या होगा दोस्तों? दिन होगा। क्या होगा? दिन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऋतु परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण? ये तो यार क्वेश्चन दोबारा चेंज हुआ, मतलब रिपीट हो गया, छोड़िए इसको। तो जिस जिस बच्चों के यहाँ पर फिर मिस प्रिंट हो गया है। ठीक है, तो इस गति के कारण होता है। तो जिस जिस बच्चों ने ऑप्शन नंबर सेकंड लगाया वो करेक्ट आंसर लगाया। ठीक है, चलिए तो ये था दोस्तों आज का अपना पूरा का पूरा टॉपिक, जो कि हमने क्या कर लिया, चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो इसका पीडीएफ दोस्तों ये थोड़ी देर पे मैं डी के गुप्ता 1112 ये हमारी चैनल की, किसकी, टेलीग्राम चैनल की आईडी है। 60,000 बच्चे अराउंडली जुड़े हुए हैं यहाँ पर। मैं इसका पीडीएफ अभी थोड़ी देर में अपलोड करवा दूंगा, तो पीडीएफ वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का अपना सेकंड चैप्टर। कैसा लगा अब मुझे बताइए, कितना समझ में आया, नहीं आया, क्या प्रॉब्लम थी क्या नहीं प्रॉब्लम थी, पूछ सकते हो।